Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। CPC का टॉपिक चल रहा है, CPC का सिलसिला चल रहा है, तो आज हम पहुँचे हैं कास्ट पर। कास्ट जो कि सेक्शन 35 और सेक्शन 35A में दी गई हैं। एक बड़ा मकूला है कि करे कोई और भरे कोई, तो कोर्ट ये चाहती है कि ऐसा कहीं ना हो कि करे कोई और भरे कोई, कि जब किसी ऐसे मुकदमे में किसी दूसरे बंदे को घसीटा जाता है जिसका वो मतलब है कि मजाज नहीं बनता, तो ऐसी सूरत में उसका जो ख़र्चा उस केस पे होता है वो ख़र्चा उस बंदे से लिया जाता है जिसने उसको नाजायज़ घसीटा है। तो इसी सिलसिले में कोर्ट ने ये प्रोविज़न ऑफ लॉ रखी है सेक्शन 35 और सेक्शन 35A में कि करे कोई भरे कोई वाला सीगा ना हो, यानी कि जो करे वही उसको भरे। तो कास्ट जो होती है ना, यानी कि जब आप एक प्लेंट फाइल करते हैं तो प्लेंट के एंड पे आप जो प्रेयर करते हैं, जो आप इस्तदा करते हैं, वो बाकी इस्तदा के साथ ये भी करते हैं कि इस केस के ऊपर जो ख़र्चा होगा वो भी मुझे डिफेंडेंट से दिलवाया जाए। और डिफेंडेंट जब उस प्लेंट के बदले में रिटन स्टेटमेंट देता है तो एंड पे वो भी ये इस्तदा करता है कि मुझे भी जो ख़र्चा मेरा केस पे हुआ वो प्लेंटिफ से दिलाया जाए। अब ये मर्ज़ी कोर्ट की है कि वो किस से ख़र्चा लेकर किसको दिलवाती है या किसी को भी नहीं दिलवाती। दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट ये समझती है कि फ़लाँ बंदे को एवं ही बीच में घसीटा गया तो कोर्ट उसको ख़र्चा दिलवाएगी, उसका जो भी ख़र्चा केस के रिलेटेड हुआ है वो उसको दिलवाया जाएगा। अब ये जो कास्ट हैं ये आपकी सेक्शन 35 और सेक्शन 35A CPC में दी गई हैं। कास्ट की दो काइंड्स होती हैं, एक एक्चुअल कास्ट जो कि सेक्शन 35 में है और दूसरी है कंपनसेटरी कास्ट जो कि 35A में है। इन दोनों को हम डिफरेंट पढ़ेंगे और साथ में ही इन दोनों का फ़र्क भी आपको अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 35 की तरफ जो कि एक्चुअल कॉस्ट के बारे में है। एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं कि कॉस्ट इंसिडेंट टू द सूट। अब ये जो वर्ड है इंसिडेंट ये बड़ा वाइड एनफ है कि जो भी कास्ट आपकी केस के रिलेटेड हुई है, चाहे वो केस फाइल करने से पहले हुई है या वो केस फाइल करने के बाद हुई है, यानी कि आपने रक्षा कराया, वकील के घर गए, आप पटवारी के पास गए, तो ये आपने वकील की फ़ीस अदा की, तो जो भी इंसिडेंट टू द केस कास्ट होंगी वो आपकी एक्चुअल कास्ट में आएंगी। अब ये कास्ट जो है ना, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि इंसिडेंट टू द केस, कि जो आपकी इंसिडेंट टू द केस कास्ट होंगी वो आपकी एक्चुअल कास्ट होंगी। सेकंड वन इज़ दिस कि ये जो कास्ट हैं आपकी ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि कोर्ट चाहे तो जितनी भी आपकी एक्चुअल कास्ट हैं वो सारी की सारी आपको दिलवा सकती है। अब ये जो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इसमें ऐड कर दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट जी अन्यवा ही पा देवे, नहीं, कोर्ट इस डिस्क्रिशन को जुडिशली जो है वो एक्सरसाइज करेगी, ना कि एक्स्ट्रा जुडिशली। कोर्ट जब भी ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगी तो सोच समझ कर ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगी ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। तो डिस्क्रिशन इसलिए भी यूज़ किया गया है
कि कोई नहीं पता कि कितना ख़र्चा कोई कर ले, किसने कितना महंगा वकील किया होगा, कोई कितनी महंगी गाड़ियों में बंदों को लेके आया होगा। तो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, वो आपकी है जी 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 तक आप कोई भी केस सुन सकते हैं। तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा भी जो कोर्ट है वो आपको कास्ट अवार्ड कर सकती है। यानी कि अगर 50,000 का केस कोर्ट सुन सकती है तो वो 2 लाख 3 लाख 50,000 से अबव भी आपको कास्ट अवार्ड कर सकती है। आप उसकी ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज इस बिना पर नहीं कर सकते। अब जहाँ पे ये चीज़ें हैं वहाँ पे इस पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। समटाइम्स कोई केस ऐसा होता है कि प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की और जब हियरिंग का डे आया तो ना कोई प्लेंटिफ आया ना कोई डिफेंडेंट आया, केस डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ऐसी सूरत में किसी को भी कास्ट नहीं मिलेंगी। ये आपका आता है ऑर्डर 9 रूल 3 में। और अगर किसी और कानून के तहत फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो है उसमें भी अगर कोई लिमिटेशन दी गई है तो वो भी इन कास्ट पे अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल के ए और बी, अब ए और बी का आपस में एग्रीमेंट हुआ कि बी जो है वो ए का घर ख़रीदेगा। अब बाद में बी ने वो घर ख़रीदने से इनकार किया, ए चला गया कोर्ट कि जी इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए। इसने बी ने कहा था कि वो घर ख़रीदेगा और वो अब घर ख़रीद नहीं रहा। जब कोर्ट ने इंक्वायरी की तो पता चला तो ए का जो टाइटल है वो ही डिफेक्टेड है, यानी कि ए ने जो घर बेचना है उसका टाइटल ही डिफेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में ए को कास्ट पड़ेगी बी को घसीटने की। तो दीज आर द सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑन दिस। अब अगर आप देखें कि जो कास्ट हैं वो कौन देगा, जनरल रूल तो इसका यही है कि जो आपका जजमेंट डेटर होगा वही कास्ट पे करेगा, यानी कि जिसके खिलाफ डिक्री हुई है वही कास्ट उसकी पे करेगा। बट इसमें सम एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं कि सम ऑफ द टाइम जो आपका डिक्री होल्डर है उसको भी कास्ट देनी पड़ जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं ए और बी। अब बी ने ए से लिया 100 रुपीज़। अब बी विलिंग भी है वो टाइम पे वो पैसे देने को, लेकिन फिर भी जो ए है वो चला गया कोर्ट और ए ने बी पे दावा कर दिया 150 रुपीज़ का। जब कोर्ट में केस चला तो बी ने कहा कि जी मैंने तो 100 रुपये ही देने हैं और मैं 100 रुपये देने को तैयार हूँ। जब वो 100 रुपये देने को तैयार हुआ तो ए ने वो 100 रुपीज़ एक्सेप्ट कर लिए, ऊपर वाले 50 रुपीज़ छोड़ दिए। तो जब उसने एक्सेप्ट कर लिए तो मतलब ए वो मुकदमा जीत गया। अब जीत भी गया, लेकिन अगर कोर्ट ये देखेगी कि इसने तो 150 रुपया मांगा था और फिर 100 एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब इसने बी को रॉन्गफुली घसीटा है। तो ऐसी सूरत में जो कास्ट हैं वो कौन पे करेगा? ए। तो एज अ जनरल रूल जो जजमेंट डेटर होगा वही पे करेगा, बट सम ऑफ द टाइम डिक्री होल्डर को भी ये कास्ट पे करनी पड़ जाती हैं। अब इस पे इंटरेस्ट भी लगता है, बट नॉट मोर देन 6%। 6% से ज़्यादा इस पे इंटरेस्ट नहीं लग सकता कास्ट्स पर। उसके बाद अगर कोर्ट किसी केस में कास्ट अवार्ड नहीं करती, हो सकता है किसी भी केस में कोर्ट
जो है कास्ट अवार्ड ना करे तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो रीज़न्स एंडोर्स करेगी, यानी कि इन रीज़न की बिना पर कास्ट नहीं दी गई। और लास्ट पे आती है कि क्या ये जो कास्ट हैं जो अवार्ड की जाती हैं ये अपीलेबल हैं कि नहीं है। अब तीन किस्म के आर्डर्स में ये कास्ट दी जाती है। सबसे पहले डिक्री जो कि किसी भी सूरत में जो डिक्री होती है वो अपीलेबल होती है। और दूसरी चीज़ आती है अपीलेबल आर्डर। कुछ आर्डर अपीलेबल होते हैं, कुछ आर्डर नॉन अपीलेबल होते हैं जिनको कोर्ट मेंशन कर देती है। अगर तो अपीलेबल आर्डर में उसने कास्ट अवार्ड की हैं तो वो अपीलेबल है, अगर नॉन अपीलेबल आर्डर में उसने कास्ट अवार्ड की हैं तो ऐसी सूरत में वो नॉन अपीलेबल हैं। अब हम चलते हैं कंपनसेटरी कास्ट की तरफ। एक्चुअल कास्ट में हमने पढ़ा कि जो एक्चुअली ख़र्चा हुआ कंप्लेनेंट का या डिफेंडेंट का केस के ऊपर वो सारे का सारा कास्ट में अवार्ड किया जाएगा। लेकिन कंपनसेटरी कास्ट क्या है, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ कंपनसेशन, कि अगर आपने किसी बंदे को किसी फॉल्स और वेक्सेशियस लिटिगेशन में घसीटा, फॉल्स एंड वेक्सेशियस, फॉल्स कहते हैं गलत और वेक्सेशियस कहते हैं कि जो आपको परेशान कुन करे, सारोफुल करे, वरी करे, ऐसी लिटिगेशन में अगर आपने किसी को घसीटा तो एक्चुअल कास्ट के साथ साथ आपको कंपनसेटरी कास्ट भी देनी पड़ेगी ताकि उसकी परेशानी का मदावा हो सके। यानी कि आपने किसी के ऊपर ऐसा कोई क्लेम कर दिया जो कि फॉल्स है, या कोई ऐसा डिफेंस ले लिया जो कि प्रूवन है कि दिस इज़ फॉल्स, तो ऐसी सूरत में आपको एक्चुअल कास्ट के साथ कंपनसेटरी कास्ट भी देनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं जी? सबसे पहली जो कंडीशंस है वो है कि आपका जो क्लेम या आपका डिफेंस वो या तो फॉल्स होना चाहिए या वेक्सेशियस होना चाहिए। फॉल्स गलत होता है और वेक्सेशियस परेशान कुन, सारोफुल, वरीफुल, जो कि आपको परेशानियों में घेर दे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, वो वेक्सेशियस होता है। जो कि गलत हो वो ऐसा क्लेम और ऐसा डिफेंस जो कि गलत और परेशान कुन हो, एक तो होगी ये वाली सूरत। और दूसरी इसमें कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्शन शुड बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, कि उस फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम या डिफेंस के अगेंस्ट जो आपने ऑब्जेक्शन लेना है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपॉर्चुनिटी पे आपको लेना चाहिए। अब क्या होगा, तीसरी कंडीशन ये आ जाएगी कि आपके ऑब्जेक्शन लेने की सूरत में वो जो क्लेम है या वो जो डिफेंस है वो डिसअलाउड हो गया, यानी कि कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये क्लेम या ये डिफेंस नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड, फर्स्ट कंडीशन। या वो विथड्रॉन हो गया, किसी ने क्लेम किया, आपने फ़ौरन उस पर ऑब्जेक्शन किया तो अगली पार्टी ने उसको विथड्रॉ कर लिया कि भाई बस ठीक है हम नहीं करते। तो तीसरी कंडीशन क्या, अबंडेंट, क्लेम किया या डिफेंस किया, आपने ऑब्जेक्ट किया, तो ऐसी सूरत में क्या हुआ, दूसरी पार्टी ने जिसने क्लेम किया था या डिफेंस किया था उस क्लेम या डिफेंस को आगे चलाना ख़त्म कर दिया, यानी कि वहीं पे स्टॉप कर दिया, अबंडन कर दिया। तो ये तीनों सूरतें उस क्लेम और डिफेंस के साथ होनी चाहिए, मतलब इन तीनों में से कोई एक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेम आपका फॉल्स या वेक्सेशियस होना चाहिए। सेकंड वन, आपने उस पर
ऑब्जेक्शन रेज किया हो, थर्ड वन वो कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया हो, या आपने विड्रा कर लिया हो, या आपने उसकी पैरवी करना छोड़ दी हो, इन तीनों में से कोई एक काम हुआ हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कोर्ट आपको कंपनसेटरी कॉस्ट जो है ना वो भी अवार्ड करेगी। अब ये जो कंपनसेटरी कॉस्ट हैं इनकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? जो हमने एक्चुअल कॉस्ट में पढ़ा उसकी मैक्सिमम लिमिट हमने नहीं पढ़ी। उसकी जो लिमिट है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे, बट इसकी लिमिट दी गई है। इसकी लिमिट दो सूरतों में है कि नॉट मोर देन 25,000 and not more than pecuniary jurisdiction. Whichever is less, के ये जो कंपनसेटरी कॉस्ट हैं ये 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कोर्ट की जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है उससे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से जो भी लेस हुआ, फॉर एग्जांपल पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है 1000, तो 1000 से ज़्यादा कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड नहीं की जा सकती। और अगर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है 5 लाख, तो ऐसी सूरत में 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड नहीं की जा सकती। अच्छा, उसमें हमने पढ़ा एक्चुअल कॉस्ट में कि जब कोर्ट एक्चुअल कॉस्ट अवार्ड नहीं करेगी तो वो रीज़न एंडोर्स करेगी, लेकिन कंपनसेटरी कॉस्ट में जब कोर्ट कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड करेगी तो उसकी रीज़न्स भी साथ में एंडोर्स करेगी। अच्छा, जब भी आप कोई वैक्सिशियस या फॉल्स क्लेम करते हैं तो इट मे पॉसिबल कि वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आता हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हैं जो कि आपने फोर्ज किया हो, तो वो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आप पे आ जाती है। अब कंपनसेटरी कॉस्ट अवार्ड हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी आप पे आई है वो डॉक्यूमेंट फोर्ज करने की वो ख़त्म हो गई है, वो भी आप पे केस अलग से चल सकता है। अब ये जो पहले हमने एक्चुअल कास्ट पढ़ा, एक्चुअल कास्ट में वो कुछ कास्ट जो है ना अपीलेबल होती हैं, जो कि अपीलेबल ऑर्डर में होती हैं या डिक्री में होती हैं, और कुछ नॉन अपीलेबल होती हैं जो कि नॉन अपीलेबल ऑर्डर में होती हैं। बट कंपनसेटरी कास्ट में अगर आप आ जाएं तो ये कंपनसेटरी कास्ट सारी की सारी क्या हैं, अपीलेबल हैं। तो दिस वाज आवर लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।